दोस्तों, आज की कहानी एक ऐसे लड़के की है जिसका सिस्टम अलग लेवल पर चलता है। जब भी इसके पास पैसे खत्म होते, ये सीधा लॉटरी दुकान पर ऐसे जाता जैसे वो इसका पर्सनल एटीएम हो। इसके पास एक ओवरपावर्ड एबिलिटी थी जिससे ये बेजान चीजों से बातचीत कर सकता था। दुकान के अंदर कदम रखते ही इसने काउंटर पर स्क्रैच कार्ड्स के ढेर को देखा और पूछा, चलो भाइयों, बताओ तुम में से किसके पास इनाम का पैसा है, कुछ बोलो। मलिक इसको ऐसे घूरने लगा जैसे इसने अपना दिमाग खो दिया हो, पर उसके बोलने से पहले उन कार्ड्स ने इसके दिमाग में हंगामा शुरू कर दिया। भाइयों बाहर आओ, यहाँ एक लड़का पूछ रहा है कि इनाम है या नहीं। एक कार्ड चिल्लाया, मेरी तरफ मत देखो, मेरे पास कुछ नहीं है। दूसरे ने कहा, मेरे पास है, मुझे खरीदो और 20 यन जीतो। इसने माथे पर शिकन लाते हुए बड़बड़ाया, ये तो मुनाफा नहीं है। फिर एक और कार्ड जल्दबाजी में बोला, मुझे खरीद लो, मेरे अंदर 50 यन छिपे हैं। उसने सिर खुजलाया और गहरी सांस छोड़कर कहा, मैं टैक्सी में 30 यन खर्च कर चुका हूँ, क्या किसी के पास बड़ा इनाम नहीं है? मलिक इसको अजीब तरह से देखकर बोला, क्या ये बच्चा सच में मानसिक रूप से बीमार है? इस लड़के को कड़वी हंसी आई कि दुनिया उसका महान स्टेटस भूल चुकी है। तभी एक कार्ड चिल्लाया, बिल्कुल सही, मैं ही अकेला हूं जिसके पास 200 यन है। उसने सिर हिलाया कि आज रात की बारबेक्यू पार्टी तो पक्की हो गई। उसने पूछा, तुम कौन से वाले हो? कार्ड ने फक्र से जवाब दिया, 31वां। मलिक सब्र खोते हुए चिल्लाया, ए लड़के, तू क्या बड़बड़ा रहा है, खरीदना है या नहीं? उसने हाँ में सिर हिलाया। 200 यन ज्यादा नहीं थे, पर मुफ्त का पैसा था, मुझे इस ढेर से 31वां कार्ड दो। मलिक ने अपमान भरी नजरों से देखते हुए सोचा कि यह खुद को रहस्यमय दिखाने का नाटक कर रहा है, लेकिन उसने निर्देश मानकर वही कार्ड थमा दिया। जैसे ही उसने उसको स्क्रैच किया, मुस्कुराते हुए बोला, हे एक 200। मलिक चौंक कर आगे झुका और बोला, ऐसा नहीं हो सकता, मुझे देखने दो। ये बच्चा पागल होने का नाटक कर रहा था, क्या ये सच में काम करता है? इस बंदे ने लापरवाही से कंधे उचकाकर कहा, ये सिर्फ 200 है, बारबेक्यू के लिए मुश्किल से काफी होंगे। फिर उसने मलिक से पूछा, बॉस, क्या यहाँ बड़े इनाम हैं? मलिक ने तंज कसते हुए तुरंत जवाब दिया, बेशक, हमारे कार्ड्स में 1 मिलियन यन तक निकल सकते हैं, पर क्या तू वो जीत सकता है? जैसे ही उसने ये कहा, काउंटर के अंदर रखे कार्ड्स के बीच भयंकर हंगामा शुरू हो गया। मुझे स्क्रैच करो, मुझे स्क्रैच करो, मेरे पास इनाम नहीं है। एक दूसरे कार्ड ने तुरंत गाली दी, तो फिर तू इतनी जोर से क्यों चिल्ला रहा है? पहले वाले ने बेशर्मी से जवाब दिया, मैं तो बस स्क्रैच किए जाने का अनुभव लेना चाहता हूं, ठीक है? ऐसे क्रिंज लॉजिक पर रोना आता है। तभी अचानक एक और कार्ड ने आकर्षक अंदाज में फुसफुसाते हुए कहा, हे, मेरे अंदर 1000 यन छिपे हैं, चाहिए? मैं 28वां कार्ड हूं। उसने ठंडी हंसी हंसते हुए सिर्फ एक शब्द कहा, कचरा। वो कार्ड गुस्से में आग बबूला हो गया। तूने अभी क्या कहा? तू मुझे कचरा बुला रहा है? इसने शांति से जवाब दिया, माफ करना, मैं सिर्फ तुम्हारी बात नहीं कर रहा था, मेरा मतलब था यहाँ मौजूद हर एक कार्ड कचरा है। ये सुनते ही कार्ड्स के पूरे ढेर का दिमाग खराब हो गया और सब एक साथ चिल्लाने लगे, तू खुद को क्या समझता है जो इतना घमंड दिखा रहा है? हाँ, अगर तू काबिल है तो इसे साबित कर। तभी अचानक इस शोर के बीच एक भारी और घमंडी आवाज गूंजी, तुम सब नल्ले और अनाड़ी हो, मैं अकेला स्क्रैच कार्ड हूं जिसमें 1 मिलियन यन है। असल में मैं शांति से तुम सबको खुद को बड़ा समझते हुए देखना चाहता था, पर तुम सब बेकार हो, मैं बर्दाश्त नहीं कर सकता, मुझे स्क्रैच करो, मैं 28वां कार्ड हूं। ये सुनते ही इस बंदे की आंखें फटी रह गईं। बाप रे, बड़े भाई तुम कमाल हो। इसने उम्मीद नहीं की थी कि इस छोटी दुकान में 1 मिलियन का इनाम छिपा होगा। खुशी के मारे इसकी हंसी छूटने वाली थी। इसने तुरंत ढेर की तरफ इशारा किया और बोला, बॉस, मुझे 28वां कार्ड दो। जब मलिक ने इसको दोबारा बिल्कुल सही नंबर बोलते देखा तो वो पूरी तरह सुन्न पड़ गया। उसका दिमाग चकरा गया। रुको, क्या ये बच्चा सच में कार्ड से बात कर सकता है? नहीं, असंभव, ये सिर्फ इसकी किस्मत है। फिर भी उसने निर्देश मानकर कार्ड थमा दिया। जैसे ही उसने उसको स्क्रैच किया, ये मुस्कुराया, हे, अब तो शक करने की कोई गुंजाइश नहीं बची है ना? मलिक ने तुरंत उस टिकट को झपटा और खुद चेक किया। अगले ही सेकंड उसके जिस्म ने काम करना बंद कर दिया। भाई साहब, लाल किस्मत वाला स्वर्गीय इनाम, 1 मिलियन यन। उसका चेहरा तुरंत सफेद पड़ गया। वो सोचने लगा, मैं दुकान चलाने में जान निकाल देता हूं और सिर्फ कुछ सौ कमाता हूं, और इस लड़के ने 3 मिनट से कम समय में 1 मिलियन कमा लिए। इस बंदे ने लापरवाही से अंगड़ाई ली और बोला, ठीक है बॉस, मैं खेल चुका, पैसे निकालो। मलिक का चेहरा जलन और दर्द से भरा हुआ था जब उसने दुख से रजिस्टर से 200 यन निकाले और इसको थमा दिए। ये रहे 200 यन। जहां तक 1 मिलियन की बात है, वो तुम्हें सेंट्रल स्टेशन पर क्लेम करना होगा। इसे पहले से पता था कि छोटी दुकान इतना बड़ा इनाम कैश नहीं कर सकती, इसीलिए इसने चुपचाप पैसे लिए और जाने के लिए मुड़ा। लेकिन अचानक मलिक ने इसको रोक लिया। रुको जरा लड़के, तूने अभी तक स्क्रैच कार्ड्स के पैसे नहीं दिए, टोटल 40 यन, तूने 2 कार्ड्स खरीदे हैं। बिना पीछे मुड़े ही इसने लापरवाही से जवाब दिया, चौथी लाइन, 21वां कार्ड, बचा हुआ पैसा तोहफे के रूप में रख लेना। ये सुनकर मलिक एक बार फिर सुन्न पड़ गया। नहीं, क्या ये सच में काम करता है? दुकान से बाहर निकलते ही इसने पास में एक आदमी को एक पोर्सेलिन प्लेट के साथ खड़े देखा। उत्सुकता से वहां जाकर पूछा, भाई, तुम ये प्लेट कितने में बेच रहे हो? लाला पूरे कॉन्फिडेंस में कहता है कि कुछ दिन पहले ही किसी ने उससे इस प्लेट के पूरे 2 लाख यन ऑफर किए थे, लेकिन उसने वो अमाउंट रिफ्यूज कर दिया, और अब सिर्फ इसलिए क्योंकि हमारा हीरो उसके सामने है, वो इस प्राइसलेस ट्रेजर को मात्र 30,000 यन में देने को तैयार है। प्रोटैगनिस्ट इस absurd बकवास को सुनकर बिल्कुल शांत रहता है। उसके चेहरे पर कोई एक्सप्रेशन नहीं होता। वो अपनी आंखें नहरो करता है, प्लेट को ध्यान से घूरता है और फिर काम टोन में उससे एक डायरेक्ट सवाल पूछता है, भाई, क्या तू सच में सोंग डायनेस्टी का एंशिएंट पोर्सेलिन है?
जैसे ही उसने पूछा, वो बेजान प्लेट अचानक पैनिक में बुरी तरह चिल्लाने लगती है। उसकी आवाज में इतना खौफ था जैसे उसका टिकट कट गया हो। प्लेट रोते हुए चिल्लाती है, क्या सॉन्ग डायनेस्टी का पोर्सिलेन भाई, मैं तो पिछले हफ्ते ही नई फैक्ट्री में मैन्युफैक्चर हुई हूँ। मेरी औकात ज्यादा से ज्यादा 5 येन की है। और इसके ठीक बाद वो प्लेट एक ऐसी इलॉजिकल बात बोलती है जिसे सुनकर आप अपना सर पकड़ लेंगे। वो कहती है, बच्चे जल्दी से मुझे नीचे रख दे, मुझे हाइट से बहुत ज्यादा डर लगता है। जरा इस क्रिंज स्क्रिप्ट को डिकोड करो। एक बेजान प्लेट जिसमें ना दिल है ना दिमाग, उसको ऊंचाई से फोबिया कैसे हो सकता है? हमारा हीरो इस अब्सर्ड लॉजिक को सुनकर एग्जैक्टली वही सोचता है और हंसी कंट्रोल करने में फेल होने लगता है। वो सोचता है कि ये स्कैमर बॉस तो सच में बिल्कुल रूथलेस और बेशरम निकला। एक 5 येन की फैक्ट्री मेड रद्दी प्लेट को ये आदमी 30 लाख में बेचने का लंबा स्कैम चला रहा है। तभी अचानक हीरो के दिमाग के अंदर एक नया सिस्टम हैंग करने वाला शोर मचने लगता है। आसपास रखी सारी नकली एंटीक्स का बैकग्राउंड शोर अचानक एक्टिवेट हो जाता है। एक तरफ से आवाज आती है, हैंडसम लड़के, मेरी वैल्यू 50 येन है। कोई दूसरा आइटम चिल्ला रहा था, मैं 100 का हूं। फिर अचानक एक तेज आवाज आती है, मैं पूरे 80,000 का हूं। और उसके बाद कोई बोलता है, मेरी कीमत मात्र 3 येन और 50 सेंट है। इन आवाजों को सुनते ही हीरो का एक्सप्रेशन तुरंत चेंज होता है। उसके दिमाग में सिर्फ 80,000 येन का फिगर गूंज रहा था। वो हैरानी से आसपास देखता है कि आखिर ये नंबर किसने बोला। तभी एक लगभग 80 साल पुरानी और दर्द भरी आवाज ने तुरंत जवाब दिया, मैंने बोला, नौजवान, क्या तुम मुझे जल्दी खरीद सकते हो? हीरो अभी भी पूरी तरह कंफ्यूजन में था, जब तक उस मिस्टीरियस आवाज ने पिटिएबल टोन में आगे कंटिन्यू नहीं किया। मैं लगभग 80 साल का हो चुका हूं, मेरी उम्र ढल चुकी है, पर फिर भी मुझे हर रोज इन सारे फेक एंटीक्स के ठीक नीचे दबाकर रखा जाता है। मेरी इन पुरानी हड्डियों का पूरा कचूमर निकल चुका है, मैं लिटरली टूटने ही वाला हूं। दोस्तों, हीरो को आखिरकार समझ आता है कि ये आवाज किसी शाइनी मूर्ति से नहीं, बल्कि उस नकली प्लेट के ठीक नीचे दबे हुए एक फटे पुराने न्यूज़पेपर से आ रही थी। वो पूरी तरह से स्टन रह जाता है। ये कचरा सा लगने वाला न्यूज़पेपर एक्चुअली 80 साल पुराना था और उसकी रियल वैल्यू 80,000 निकली। हीरो तुरंत अपने इमोशंस को छुपा लेता है और स्टॉल ओनर की तरफ देखकर एकदम काम और कैलकुलेटिव टोन में एक्सपोज करते हुए कहता है, बॉस, तुम्हारे इस सो कॉल्ड एंशिएंट सॉन्ग डायनेस्टी वाले पोर्सिलेन में कुछ बड़ी गड़बड़ है। इसकी शेप एवरेज है, डिजाइन लाइन स्टिफ है और इस पर ऑब्वियस आर्टिफिशियल मार्क्स बने हुए हैं। ये आइटम तुमने फ्रेशली कल ही फैक्ट्री से बनवाया है ना? हमारे हीरो का ये फैक्ट चेक सुनकर वो दुकानदार पूरी तरह फ्रीज हो जाता है। अपना स्कैम फेल होता देख वो अपने चेहरे पर जबरदस्ती एक झूठी और ऑकवर्ड स्माइल लाता है और मक्खनबाजी करते हुए कहता है, वाओ हैंडसम लड़के, मुझे बिल्कुल उम्मीद नहीं थी कि तुम एक्चुअली एंटीक्स का इतना डीप नॉलेज रखते हो। चलो, जब ऐसी बात है तो तुम ही इसका एक प्राइस ऑफर कर दो। अगर दाम सूटेबल लगा तो मैं ये मास्टरपीस तुम्हें ही बेच दूंगा। हमारा प्रोटैगनिस्ट बिना रुके कैजुअली जवाब देता है, मैं 300 दूंगा, पैसे अभी ट्रांसफर करता हूं। 300 सुनते ही लालची ओनर की आंखें फटी की फटी रह जाती हैं। हाँ, वो इतना शॉक्ड था कि हीरो हंसी रोक नहीं पाता। प्रोटैगनिस्ट मजे लेते हुए पूछता है, बॉस, क्या तुम थोड़ा सा सोचोगे भी नहीं? पर अगले ही पल वो बेशरम इंसान टोन बदलकर कहता है, हैंडसम लड़के, हम दोनों डेस्टाइन्ड फ्रेंड्स हैं, इसीलिए मैं इसको इतने सस्ते में दे रहा हूं। तुम्हारी जगह कोई और होता तो मैं 30 लाख से नीचे सोचता भी नहीं। हीरो लिटरली चक्कर आ गए। इस आइटम के बारे में क्या सोचना, ये उसने यीवू मार्केट से 5 युआन में लिया था। हीरो ने प्लेट के नीचे दबे न्यूज़पेपर की तरफ पॉइंट करके कहा, बॉस, इस प्लेट को इस पुराने न्यूज़पेपर में मेरे लिए सेफली रैप करना, डैमेज मत करना, मैं अभी मनी ट्रांसफर करता हूँ। ओनर सर हिलाकर बोलता है कि न्यूज़पेपर के एक्स्ट्रा पैसे लगेंगे। हीरो हैरानी से उससे पूछता है, एक रद्दी न्यूज़पेपर के 8 युआन? ओनर ऑफेंडेड होकर कहता है, 8 नहीं 80, नॉर्मली ये 500 का बिकता है। हीरो चिढ़कर बोला, एक कचरे के 80? क्या तुम शेर हो जो शिकार कर रहे हो? ओनर जेन्युइनली कंफ्यूज होकर पूछता है, क्या शेर चाइनीज ज़ोडियाक में आते हैं? हीरो थककर उससे बोला, नहीं होते, छोड़ो, टाइम वेस्ट नहीं करना। 308 हुए, देना है तो दो, वरना गया। ओनर खुश होकर डील फाइनल करता है क्योंकि न्यूज़पेपर उसका प्योर प्रॉफिट था। आसपास के एनपीसी लोग बार्गेनिंग देखकर हैरान थे। 30 लाख से 300, टेरिफाइंग माइंड गेम। एक बोला, असली एंटीक 300 में थोड़ी मिलता। लाला नए बच्चों का टिकट काट रहा था। हीरो ट्रेजर पवेलियन पहुंचता है और बॉस जेंग से पूछता है, एंटीक्स खरीदते हो? जेंग तुरंत हाँ बोलता है। हीरो कॉन्फिडेंटली फेक प्लेट को कचरे की तरह साइड में फेंक देता है। बॉस जेंग अचानक बुरी तरह पैनिक में चिल्लाया कि भाई, अपना एंशिएंट ट्रेजर जमीन पर क्यों फेंक दिया? हीरो कूल बनकर कहता है, वो कचरा था, असली ट्रेजर ये रहा, और वो उस फटे न्यूज़पेपर की तरफ पॉइंट करता है, जिसे देखकर बॉस जेंग का दिमाग ब्लैंक हो जाता है और वो हैरानी से घूरता रह जाता है। बॉस जेंग का सिस्टम पूरी तरह हैंग हो जाता है और वो हैरानी भरी नजरों से पूछता है कि आखिर वो बेशकीमती खजाना कहाँ है जिसकी तुम बात कर रहे थे? हमारा शांत प्रोटैगनिस्ट पूरे कॉन्फिडेंस के साथ अपना हाथ टेबल की तरफ बढ़ाता है और सीधे उस रद्दी न्यूज़पेपर की तरफ इशारा करते हुए कहता है कि असली खजाना ठीक वहां रखा हुआ है।
बॉस जेंग लगभग 20 सेकंड तक उस कचरे जैसे पेपर को ब्लैंक एक्सप्रेशन के साथ घूरता रहता है। अपनी दुविधा तोड़ते हुए उसने पूछा, छोटे भाई क्या तुम पूरी तरह श्योर हो कि ये रद्दी ही अल्टीमेट ट्रेजर है? हमारा हीरो बिना ओवर एक्टिंग किए शांति से अपना सर हाँ में हिलाता है और समझाता है कि इस आइटम को अंडर एस्टिमेट करने की गलती बिल्कुल मत करना, क्योंकि ये कोई आम कचरा नहीं बल्कि प्रसिद्ध ग्वांगमिंग डेली का सबसे पहला इशू है। ये एंशिएंट नाम सुनते ही बॉस जेंग के माथे पर शिकन आ जाती है। वो थोड़ा परेशान होकर अपनी नाकामी स्वीकार करता है और तुरंत अपने एक दोस्त का जिक्र करता है जिसे ऐसी पुरानी किताबें और हिस्टोरिकल पेपर्स कलेक्ट करने का तगड़ा शौक है और वो इनका एक्सपर्ट है। बिना एक पल गवाए वो कॉल लगाता है। फोन उठते ही बॉस जेंग पूरे एक्साइटमेंट के साथ कहता है, हेलो ओल्डली, यहाँ इस दुकान पर ग्वांगमिंग डेली का सबसे पहला हिस्टोरिक इशू आया हुआ है, क्या तुम इस रेयर ट्रेजर पर एक नजर डालोगे? दूसरी तरफ मौजूद ओल्डली ये खबर सुनते ही हाइपर एक्टिव मोड में आ जाता है और उत्सुकता से भागता हुआ दुकान पर आता है। भाइयों, इस कैरेक्टर का इंट्रोडक्शन काफी ओवर ड्रामेटिक था, जैसे उसे तगड़ा स्पीड बफ दे दिया हो। अंदर घुसते ही ओल्डली बिना सांस लिए पूछता है, कहाँ है वो मिस्टीरियस न्यूज़पेपर, जल्दी इसको दिखाओ। बॉस जेंग सीधे हमारे हीरो की तरफ इशारा करता है और दोनों का आपस में इंट्रोडक्शन करवाता है। जैसे ही ओल्डली ने कांपते हाथों से उस पुराने न्यूज़पेपर को खोलकर देखा, उसका पूरा शरीर एक जोरदार झटके के साथ कांपने लगा। उसका ये रिएक्शन इतना ज्यादा क्रिंज था जैसे उसने सच में कोई असली भूत देख लिया हो। ऐसी ओवर एक्टिंग देखकर किसी का भी हंसने का मन करे, पर हम कहानी पर फोकस करते हैं। ओल्डली चिल्ला पड़ा कि हे भगवान, क्या ये सच में लेजेंडरी ग्वांगमिंग डेली का पहला रेयर इशू है? वो कहता है उसने सपने में भी नहीं सोचा था कि ऐसी हिस्टोरिकल चीज परफेक्ट कंडीशन में मिलेगी। उसके बाद वो अचानक बहुत सीरियस होकर सीधे हमारे हीरो की आंखों में देखते हुए एक डायरेक्ट सवाल पूछता है कि छोटे भाई, क्या तुम इस बेशकीमती पेपर को बेचने का इरादा रखते हो? हीरो एक कैलकुलेटिव स्माइल देते हुए कहता है, लगता है एल्डर ली को ये सच में पसंद आया है, तो आप ही प्राइस ऑफर करें। ये सुनते ही एल्डर ली अपना पहला ऑफर देता है, पूरे 10,000। 10,000 सुनते ही हीरो को लगा जैसे उसने कुछ गलत सुन लिया हो। हीरो शांति से अपना सर ना में हिला देता है। हमारा हीरो तगड़ा माइंड गेम खेलते हुए कहता है, शायद अब आप इसे नहीं चाहते तो डील को यहीं पर खत्म करते हैं। ये ट्रिक काम कर जाती है और बुजुर्ग पूरी तरह पैनिक स्टेट में जाकर कहता है, नहीं छोटे भाई, जल्दबाजी मत करो, 80,000 कैसा रहेगा? पर हमारा शातिर प्रोटैगनिस्ट जानबूझकर कुछ देर शांत खड़ा रहता है, जिससे एल्डरली नर्वस होकर कहता है, क्या इनफ नहीं है? तो पूरे 1 लाख ले लो, ये उसका एब्सोल्यूट हाईएस्ट प्राइस है। 1 लाख सुनते ही हीरो का अपना इंटरनल सिस्टम हैंग होने लगता है। हीरो सोचता है ये अमाउंट तो पेपर की खुद बताई वैल्यू से भी ज्यादा है। बिना देर किए हीरो मुस्कुराते हुए ठीक वक्त पर डील फाइनल कर देता है। एल्डरली चैन की सांस लेता है और पूछता है, छोटे भाई तुम्हारा नाम क्या है? हीरो पोलाइटली जवाब देता है कि उसका नाम ये शैतानी है और सब उसे शाओ ये बुला सकते हैं। एल्डरली पूरी एडमिरेशन के साथ पूछता है, शाओ ये, क्या ये बेशकीमती ट्रेजर तुम्हारी फैमिली में जनरेशन से पास डाउन हो रहा है, क्योंकि ये अनबिलीवेबल तरीके से परफेक्टली प्रिजर्व्ड है? हीरो कैजुअली जवाब देता है, नहीं, ये तो उसने पास के एक एंटीक स्टॉल से खरीदा था। ये खुलासा सुनते ही एल्डर ली और बॉस जेंग दोनों इंस्टेंटली फ्रीज हो जाते हैं, जैसे उनका गेम लग गया हो। वो हैरानी से एक साथ पूछते हैं कि क्या तुम बता सकते हो कि तुमने इस पर आखिर कितने पैसे खर्च किए थे? हमारा हीरो पूरी शांति से बोलता है, 8 वेन। 8 वेन सुनते ही वो दोनों जोर से चिल्ला पड़ते हैं कि ये तो ओरिजिनल वैल्यू से 10,000 गुना ज्यादा का बड़ा प्रॉफिट है। बॉस जेंग हीरो को घूरता है जैसे वो कोई ओवर पावर्ड मॉन्स्टर हो। बॉस जेंग रिस्पेक्टफुली कहता है, नहीं रुको, शाओ ये नहीं बल्कि बॉस ये, अगर फ्यूचर में और आइटम मिले तो हमारे पवेलियन जरूर याद रखना। हीरो लाइटली मुस्कुराकर दुकान से निकल जाता है। मार्केट में आगे बढ़ते हुए अचानक उसके दिमाग में एक नई आवाज गूंजने लगती है। आवाज कहती है, बच्चे तुम आखिर क्या घूर रहे हो? इसको ऐसे नीचा मत दिखाओ, सिर्फ इसलिए क्योंकि ये पिछले महीने मैन्युफैक्चर हुआ एक नकली इंपीरियल डिक्री है। ये भले ही फेक दिखता है पर एक्चुअली ये 300 साल पुराना है और इसकी वैल्यू कम से कम 10 मिलियन है। ये प्लॉट आर्मर जैसा झूठ सुनते ही हीरो इंस्टेंटली फ्रीज हो जाता है और उस सो कॉल्ड डिक्री को पूरी तरह डिसबिलीफ में घूरने लगता है। हीरो का दिमाग प्रोसेस नहीं कर पाता कि साल 2026 में बना नकली आइटम 10 मिलियन का कैसे हो सकता है। तभी स्टॉल ओनर इंपेशेंस के साथ हीरो पर भड़क जाता है और कहता है, बच्चे तुम हमेशा के लिए घूरते रहोगे या खरीदना भी है? अगर नहीं खरीदना तो यहाँ से हटो। हीरो जल्दी से कहता है, खरीद रहा है, उसने कब मना किया? और फिर उस आइटम का प्राइस पूछता है। ओनर तुरंत पूरे गर्व के साथ बड़ी फेंकते हुए कहता है, ये लेजेंडरी कांगशी एम्परर का एक असली इंपीरियल डिक्री है। ये झूठ सुनकर हीरो हंस पड़ता है और डायरेक्ट रोस्टिंग करते हुए कहता है, बॉस सबको बेवकूफ बनाना बंद करो, तुम जानते हो कि ये रद्दी है। ओनर ऑकवर्डली हंसने लगता है और कहता है, लगता है इस नौजवान को एंटीक्स की अच्छी पहचान है, कोई तुम्हारे साथ यहाँ स्कैम नहीं करेगा, ये तुम 10,000 में ले जाओ।
ये अब्सर्ड ओवर कॉन्फिडेंट डिमांड सुनकर हीरो चोक कर जाता है कि एक कचरे के 10,000, कैसा स्कैमर इंसान है। इस आदमी की ये घटिया स्कैमिंग टेक्निक लिटरली किसी का भी आसानी से टिकट काट सकती है। तभी वहां पास खड़ा एक बाय स्टैंडर धीरे से फुसफुसाता है और हीरो को वार्न करता है कि भाई ये ओनर क्लियरली तुम्हारे साथ स्कैम कर रहा है, इसकी बातों में बिल्कुल मत आना। पर बाय स्टैंडर की ये चेतावनी सुनते ही स्टॉल ओनर गुस्से में चिल्लाता है और उसे भगाते हुए कहता है, यहां से दफा हो जाओ, एंटीक नहीं जानते तो बकवास रोको। उसका मानना था कि अगर इस सामने खड़े लड़के को एंटीक्स यानी पुरानी और कीमती चीजों की कोई समझ नहीं है तो उसे यहाँ खड़े रहकर बेकार की बकवास बिल्कुल नहीं करनी चाहिए। अब भाइयों, ऐसे एनपीसी को आखिर कौन समझाए कि जिस लेवल के बंदे से वो ऐसी अकड़ में बात कर रहा है उसकी क्षमता उनकी सोच से परे है। उस घमंडी दुकानदार ने इस हीरो की तरफ घूर कर देखा और एकदम सर्द आवाज में ताना मारते हुए बोला कि ए लड़के, तू ये सामान खरीदने वाला है या नहीं? अगर जेब में पैसे नहीं है तो इस शानदार खजाने को वापस रख दे और इसे गंदा मत कर। इस हीरो ने अपने चेहरे पर एक शांत मुस्कान लाते हुए अपनी आंखें थोड़ी छोटी कर लीं। यहाँ पर उस स्टॉल ओनर की आवाज से यह बात साफ थी कि अब बार्गेनिंग करना एकदम नामुमकिन था। परंतु इस हीरो की सिस्टम एबिलिटी के अनुसार ये शाही फरमान सैकड़ों साल पुराना था। इसका सीधा मतलब था कि ये कैंगशी एरा का असली खजाना हो सकता था। इसलिए पूरी सिचुएशन को एनालाइज करके हीरो ने गर्दन हिलाई और कहा कि ठीक है बॉस, वो इसे खरीदेगा। उसने तुरंत पैसे ट्रांसफर कर दिए। जैसे ही इस हीरो ने इस पुराने फरमान को अपना बनाया, तभी अचानक से आसपास के माहौल में एक चिड़न भरी और मजाक उड़ाने वाली आवाज गूंज उठी। ये आवाज जियांग गोचान की थी, जो इस सीन का ओवर कॉन्फिडेंट छपरी विलन था। उसने तंज कसते हुए कहा कि अरे वाह, आखिर ये किस अमीर बाप का बिगड़ा हुआ बेटा यहाँ घूम रहा है। उसकी हिम्मत तो देखो, ऐसी कचरा जैसी चीज पर पूरे 10,000 रुपए पानी की तरह बहा रहा है। दोस्तों, ऐसे विलन्स का प्लॉट आर्मर हमेशा बहुत वीक होता है, फिर भी इनकी जबान नहीं रुकती। उस प्रोटैगनिस्ट ने जब मुड़कर देखा तो वहां एक घमंडी आदमी खड़ा था जो बड़ी ही सस्ती मुस्कान के साथ घूर रहा था। हीरो ने बिना डर के उससे पूछा कि आखिर इस बात का क्या मतलब है और क्या उसे सच में लगता है कि ये इंपीरियल डिक्री पूरी तरह से नकली है। ये सुनते ही जियांग गोचांग हवा में ठहाके लगाकर हंसने लगा। उसने हंसते हुए कहा कि क्या ये साफ नहीं है? ऐसे लो लेवल के नकली आइटम्स सिर्फ तुम जैसे अनाड़ी और नए खिलाड़ियों को बेवकूफ बना सकते हैं जिन्हें जीरो नॉलेज होती है। दोस्तों, ऐसी बात पर किसी की भी पेटी बना दी जाती, लेकिन इस हीरो ने अपना कूल मेंटेन रखते हुए एक शांत मुस्कान बिखेर दी। उसने सार्कास्टिक अंदाज में जवाब दिया कि ओह, लगता है इस भाई को एंटीक्स का बहुत गहरा ज्ञान है। तारीफ सुनकर उस बेवकूफ ने गर्व से ठुड्डी ऊपर उठाई और बोला कि हाँ बिल्कुल, उसको पूरी समझ है। तब हीरो ने शांति से पूछा कि क्या अगर बात ऐसी है तो क्या उसके अंदर इस मामले में मुकाबला करने की हिम्मत है? अभी वो कोई जवाब दे पाता तभी स्टॉल ओनर ने अपनी भौं सिकोड़ ली। उसने टोकते हुए कहा कि जियांग गोचांग, आखिर तुम हर जगह टांग क्यों अड़ाते हो? ये लड़का नया है, इसको क्यों परेशान कर रहे हो? पर जियांग गोचांग ने बस एक शैतानी हंसी हंसी और बोला कि क्या हुआ, क्या तुम इस मुकाबले से डर गए? सच में तुम तो हद से ज्यादा डरपोक निकले। इस हीरो ने हल्के से हंसकर बोला कि जब तुम तड़प ही रहे हो तो वो जरूर मुकाबला करेगा। ये सुनते ही जियांग गोचांग की आंखें छोटी हो गईं और उसने कॉन्फिडेंटली पूछा कि ठीक है, इसको कैसे करना है? उसने फरमान की तरफ इशारा करके कहा कि चलो इसी पर शर्त लगाते हैं। उसने चिल्लाते हुए क्लेम किया कि इस कचरे की वैल्यू किसी भी हाल में 1 लाख से ज्यादा नहीं होगी। अगर हुई तो वो 10 गुना ज्यादा पैसा देगा। भाइयों, अंदर ही अंदर इस हीरो को बड़ी जोर की हंसी आ रही थी, क्योंकि सिस्टम के अकॉर्डिंग इसकी असली कीमत पूरे 1 करोड़ थी। 10 गुना मतलब 10 करोड़, एकदम मस्त डील थी। पर तभी एक भले आदमी ने आगे आकर हीरो को वार्न किया कि इस फसाद में मत पड़ो, ये आदमी स्कैम कर रहा है। हीरो ने उस वार्निंग को इग्नोर करके जियांग गोचांग को देखा और कहा कि ठीक है, तुम्हारे तरीके से ही करेंगे, पर फेयरनेस के लिए स्टैंडर्ड थोड़ा नीचे गिरा देते हैं। अगर इस फरमान की कीमत सिर्फ 10 लाख से ऊपर निकली तो वो जीत जाएगा। 10 लाख सुनते ही वहां की भीड़ में धमाका हो गया। स्टॉल ओनर का चेहरा सफेद पड़ गया कि कहीं उसने असली खजाना तो नहीं बेच दिया। लेकिन जियांग गोचांग अपनी ही दुनिया में था और उसने ताना मारा कि तुम बातें बड़ी करते हो, पर फेयर प्ले के लिए इस कचरे को प्रॉपर इंस्पेक्शन के लिए ले चलते हैं। उसने एक्सपर्ट्स बुलाने की बात की ताकि सबके सामने बेइज्जती हो सके। हीरो ने शांति से बोला कि उसको मंजूर है। तभी भीड़ से एक ने इशारा किया कि सामने ट्रेजर पवेलियन है, वहां चलते हैं। दुकान के अंदर जाते ही बॉस जेंग ने गर्मजोशी से पूछा कि क्या बॉस ये इतनी जल्दी वापस आ गए, क्या कोई नया आइटम मिला है? हीरो ने गर्दन हिलाई और बोला कि हाँ बॉस जेंग, इस बार एक अनमोल खजाना मिला है और आपकी मदद चाहिए। जैसे ही बॉस जेंग ने शाही फरमान देखा, उनका चेहरा सीरियस हुआ और बोले एक शाही फरमान। तभी दुकान में मौजूद एक बूढ़े आदमी ने मुस्कुराते हुए देखा। बॉस जेंग खुश होकर बताया कि आप लोग सही वक्त पर आए हैं, क्योंकि एल्डर गुओ इस फील्ड के सबसे बड़े मास्टर हैं। हीरो ने रिस्पेक्ट के साथ कहा कि तो वो जरूर चाहेंगे कि एल्डर गुओ अपनी एक्सपर्ट आंखों से इसे अप्रेज करे। लेकिन इससे पहले कि एल्डर गुओ अपना काम शुरू करते, जियांग गोचांग ने फिर से मजाक उड़ाते हुए हंसना शुरू कर दिया। उसने सबसे कहा कि आप लोग इस साफ नकली आइटम पर अपना वक्त बर्बाद कर रहे हैं। दोस्तों, जियांग ने ताना मारा कि तुम्हारे पैसे डूब गए, पर हीरो मुस्कुराया। एल्डर गुओ ने टोकते हुए कहा, जल्दी नहीं है, इसे खोलो। उन्होंने फरमान खोलकर ध्यान से देखा और भौं सिकोड़ ली। भीड़ घबराई। तभी जियांग गर्व से बोला कि आज वो सबको सबक सिखाएगा। बॉस जेंग लाचार होकर बोला कि शौक से अपनी बेइज्जती करवा लो। जियांग ने ओवर कॉन्फिडेंस में आकर घोषणा की कि इसमें लिखी बातें बकवास है।
उसने ज्ञान पेला कि कैंगशी एरा में वेई डोंगटिंग कोई इंसान नहीं था, वो सिर्फ नॉवल कैरेक्टर है और टाइपिंग ब्रांच जैसी पोजीशन नहीं थी। असली सिस्टम 1 असिस्टेंट और 3 ब्रांचेस था। दोस्तों, हीरो ने कहा तुम्हारी हिस्ट्री ठीक है पर आंखें सच में वीक है। ये सुनकर जियांग गुस्से में चिल्लाया कि टोन से लगता है तुम जानते थे कि ये नकली है। तब हीरो ने सिर्फ आराम से कंधे उचका दिए। आमतौर पर ऐसे हालात में लोग डर जाते, लेकिन हमारा हीरो अलग लेवल का सिस्टम चलाता है। उस हीरो ने आत्मविश्वास से मुस्कान बिखेर दी। उसने बिना हिचकिचाहट के ठीक जवाब दिया और पूछा कि क्या उसको सच में लगता था कि हीरो किसी अनाड़ी खिलाड़ी की तरह सोचे बिना इस कचरे पर पैसे उड़ाएगा। ये जवाब सुनते ही दुकान के अंदर मौजूद पूरी भीड़ सन्नाटे में चली गई। वहां खड़ा हर एक व्यक्ति स्तब्ध था। शियांग वो चैंग की बोलती बंद हो गई थी। उसकी फटी आंखें हीरो को घूर रही थीं। उसने हकलाते हुए पूछा कि इस बात का क्या मतलब है। एक तरफ हीरो को पता था कि यह फरमान जाली है, फिर भी उसने रुपए बहा दिए और शर्त लगाने राजी हो गया। इस 0 IQ वाले प्रश्न पर बॉस ये ने ठहाका लगाया। उसने बताया कि जाहिर बात है ये नकली है, अगर असली होता तो स्टॉल ओनर क्यों बेचता। ऐसे NPC को कमजोर समझना शियांग की भूल थी। शियांग गुओ चैंग की भौएं गहराई तक सिकुड़ गईं। उसने झुंझलाते हुए पूछा कि आखिर हीरो साबित क्या करना चाहता है। हमारे कूल बॉस ये ने पूछा कि क्या उस डरपोक की हिम्मत टूट गई है और वो हार मानने का विचार कर रहा है। अगर उसको हार माननी है तो तुरंत 1 मिलियन रुपए तैयार करे। ये सुनते ही आसपास खड़े दर्शकों के दिमाग का फ्यूज उड़ गया। हर कोई फुसफुसाने लगा कि ये मजाक है। एक व्यक्ति ने पूछा कि क्या ये नौजवान पूरी तरह दिमाग खो चुका है। अगर उसको शुरू से जाली होने का पता था तो शर्त लगाई क्यों। तभी अनुभवी एल्डर गुओ ने गंभीर मुद्रा में सबको बताया कि ये लड़का ठीक कह रहा है। इस फरमान का टेक्स्ट पूरी तरह बनावटी है। ये सुनते ही शियांग खुशी से ठहाके लगाकर हंसने लगा। उसको लगा हीरो की औकात दिख गई। लेकिन तभी बॉस ये ने पूरी दुकान को हैरत में डाला। बॉस ये ने समझाया कि क्विंग डायनेस्टी के दौरान शाही फरमानों के डंडे 3 लेवल्स में बनते थे। सबसे उच्च स्तर जेड बनते थे। दूसरे नंबर पर काले गैंडे के सींग यानी ब्लैक राइनोसरस हॉर्न आते थे, जबकि तीसरे काले बैल के सींग बनते थे। ये ज्ञान सुनकर एल्डर गुओ की आंखें फटी रह गईं। उन्होंने हैरत से पूछा कि क्या ये डंडा दरअसल असली काले गैंडे के सींग से बना है। हीरो ने गर्दन हिलाई। उसने आत्मविश्वास भरी आवाज में बताया कि ये कैंगशी ईरा का खाली फरमान था और इसके डंडे को दुर्लभ काले गैंडे के सींग से बनाया गया था। इसे किसी ने नहीं पहचाना क्योंकि इस सींग को कभी आर्टिफिशियल डाई नहीं किया। पहली नजर में ये आम काले बैल के सींग जैसा दिखाई देता था, इसीलिए सबने नजरअंदाज किया। ये सुनकर एल्डर गुओ झुके और फरमान को करीब से इंस्पेक्ट करने लगे। उनकी सांसें भारी हो गईं और घोषणा की कि ये वास्तव में शुद्ध ब्लैक राइनोसरस हॉर्न है। उन्होंने हीरो की तारीफ करते हुए कहा कि आंखों की क्षमता अद्भुत है। किसी दर्शक ने पूछा कि इसकी मार्केट में कीमत कितनी होगी। एल्डर गुओ ने लंबी सांस ली और गंभीरता से जवाब दिया कि चाहे मटेरियल देखें या क्राफ्ट्समैनशिप, क्विंग डायनेस्टी के ये डिक्रीज सबसे टॉप टियर एंटीक्स हैं। उन्होंने मजबूती से कहा कि इस अनमोल खजाने की वैल्यू हर हाल में 1 करोड़ से ज्यादा है। ये सुनते ही कमरे में धमाका हो गया। भीड़ में हाहाकार मच गया कि ये कैसा चमत्कार है। एक व्यक्ति चिल्लाया कि नकली फरमान 1 करोड़ का है और भाई ये की नजरें दिव्य हैं। शियांग गुओ चैंग का चेहरा सफेद पड़ गया। सारा अहंकार चूर हो गया। उसके होंठ कांपने लगे और चिल्लाते हुए कहा कि यह असंभव है। बगल में खड़े आदमी ने मजाक उड़ाते हुए हंसना शुरू कर दिया। उसने ताना मारा कि शियांग गुओ चैंग आज जैकपॉट हिट किया है। अगर एक फरमान 1 करोड़ का है और शर्त के हिसाब से इसका 10 गुना अदा करना होगा। दोस्तों, इस हिसाब से उस घमंडी भाई की ऐसी पेटी बना दी गई कि पूरे 10 करोड़ का नुकसान हो गया। ये फिगर सोचते ही दर्द होने लगा। ठीक उसी पल अचानक हीरो के दिमाग के अंदर रहस्यमयी आवाज गूंजी। उस आवाज ने पूछा कि क्या बॉस को अभी लकी पेंडेंट की जरूरत है। आवाज ने आगे कहा कि जल्दी करो और मुझे खरीद कर घर ले चलो। अगर अभी ऐसा नहीं किया तो जिंदगी भर भयंकर पछतावा होगा। हीरो हैरानी से मुड़कर देखने लगा। उसकी नजर एक साधारण पत्थर पर रुकी। दोस्तों, आखिर कचरे जैसा पत्थर क्यों उससे बात कर रहा था। ये बकवास पत्थर खरीदने की जिद क्यों कर रहा था। इससे पहले कि आगे सोचता, बॉस जेंग ने मुस्कुराते हुए कहा कि बॉस, ये आगे चलकर अनमोल आइटम मिले तो ट्रेजर पवेलियन याद रखना। हीरो ने शांति से बोला, जरूर। तभी दुकान के बाहर से लोगों के लड़ने की आवाजें आने लगी। कोई गुस्से में चिल्ला रहा था कि धक्का देना बंद करो, ये अनमोल खजाना है। ट्रेजर पवेलियन इसे ठीक से टेस्ट क्यों नहीं करता। क्यूरियस होकर हीरो दुकान के बाहर गया। वहां देखा एक आदमी बुरी तरह से पत्थर पकड़े हुए था। दोस्तों, ये वही प्लॉट था जहां बेचारा अपने कचरे को कोहिनूर समझकर रोता है। बॉस जेंग ने हीरो को बताया कि ये अजीब आदमी पिछले कई दिनों से इस भारी पत्थर को उठाए दुकान के चक्कर लगा रहा है। वो लगातार जिद किए जा रहा है कि ये उसके परिवार का पुश्तैनी खजाना है और बेचना चाहता है। जेंग ने बताया कि उनके तथाकथित एक्सपर्ट्स ने पहले ही सारी टेक्निक लगाकर जांच लिया है, पर किसी को इस आम पत्थर में अनमोल बात नजर नहीं आई। वहीं खड़े आदमी ने परेशान होकर जोड़ा कि ये
पागल इंसान इस कचरे पत्थर के 3 मिलियन यानी 30 लाख मांग रहा है। ये सुनकर हीरो ने आंखें चोटी कर लीं। उस ओवरपावर्ड दिमाग ने कैलकुलेट किया कि ये आदमी इतने दिनों से लगातार कोशिश कर रहा है, हो सकता है इस पत्थर में वाकई कोई गजब की एबिलिटीज और रहस्य छुपा हो। पर बॉस जेंग ने इनकार करते हुए अपना सर मजबूती से हिलाया। वो आदमी जो पत्थर उठाए था, उसकी नजर अचानक हीरो पर पड़ी। वो भागता हुआ करीब आया और उम्मीद से पूछा कि क्या तुम अधिकारी हो, क्योंकि उसके पास पत्थर है जो सच में बहुत कीमती है। इस नौटंकी पर हीरो ने इनकार किया कि वो मुसाफिर है, पर एक नजर डाल सकता है। आदमी सर हिलाकर बोला, ठीक है, देख लो। जैसे ही हीरो पत्थर के पास गया, वही रहस्यमयी आवाज दिमाग में गूंजने लगी। आवाज चिल्लाई कि अपना वक्त बर्बाद मत कर, जल्दी मुझे खरीद ले वरना भयंकर पछताएगा। हीरो ने मन में पूछा, इसमें क्या खास है? पत्थर बोला कि स्वर्ग के रहस्य शब्दों में बयान नहीं होते, मुझ पर भरोसा कर। तभी भीड़ वार्न करने लगी कि इस पागल के स्कैम में मत फंसो, एक्सपर्ट्स ने पहले ही इस आम कचरे को जीरो वैल्यू फ्रॉड बता दिया है। लेकिन अपने पुश्तैनी खजाने का अपमान होते देखकर वो आदमी बुरी तरह घबरा गया था। उसने परेशानी में कांपते हुए हाथों से उस भारी पत्थर को और जोर से पकड़ा और बॉस ये की तरफ बड़ी उम्मीद भरी नजरों से देखने लगा। उसने नम आंखों से कहा कि बॉस, इन छपरी लोगों की बातों पर ध्यान मत दीजिए, क्योंकि ये चीज निश्चित रूप से साधारण कचरा नहीं है। एक बार ध्यान से दोबारा चेक कर लीजिए, आपको इसकी असलियत समझ आ जाएगी। हमारे बेहद शांत और चतुर बॉस ये ने बिना जल्दबाजी के उस अजीब पत्थर को शांति से कुछ देर घूरा, जैसे उनका सिस्टम अंदर गहरी कैलकुलेशन कर रहा हो। कुछ वक्त के सन्नाटे के बाद उन्होंने आत्मविश्वास से भरी आवाज में कहा कि ठीक है, अगर तुम इतना जोर डाल रहे हो तो वो बारीकी से परीक्षण करेंगे। ये सुनते ही एक अहंकारी एनपीसी सस्ती हंसी हंसने लगा। उसकी हंसी में पूरा जहर था जब उसने पूछा कि आखिर इस कचरे में कौन सी मिस्टीरियस एबिलिटी छुपी है जिसके बारे में सोचा जा रहा है। क्या सच में उनको लगता है कि इस धूल भरे बेकार पत्थर के अंदर अनमोल खजाना छुपा बैठा है? उसने अपना सस्ता ज्ञान पेलते हुए भीड़ को बताया कि ट्रेजर पवेलियन के एक्सपर्ट्स पहले ही अनगिनत बार जांच कर चुके हैं, वो उसे कब का खरीद लेते। इन एनपीसीज का प्लॉट आर्मर बहुत कमजोर होता है, इनकी जल्दी ही पेटी बना दी जाती है। बॉस ये ने पूरी भीड़ की बकवास को इग्नोर किया और अपना पूरा ध्यान आदमी पर केंद्रित रखा। उन्होंने सीधा पूछा कि आखिर ये भारी पत्थर उसके पास कहां से आया है। आदमी ने गर्व के साथ जवाब दिया कि ये उसके परिवार की पुश्तैनी निशानी है। ये जवाब सुनकर बॉस ये ने हैरानी जताते हुए क्रॉस क्वेश्चन पूछा कि अगर ये सच में तुम्हारे परिवार का अनमोल खजाना है तो आखिर तुम इसे अचानक क्यों बेच रहे हो? ये सवाल सुनते ही उस लाचार आदमी के चेहरे का रंग पूरी तरह उड़ गया और उसकी आंखों में गहरा सदमा और लाचारी झलकने लगी। उसने भारी आवाज में सच्चाई सबको बताते हुए कहा कि उसके पिताजी को एक भयंकर बीमारी ने घेर लिया है और वो मौत के दरवाजे पर आखिरी सांसें गिन रहे हैं। उन्हें इलाज के लिए पैसों की सख्त आवश्यकता है। अगर ऐसा बुरा वक्त नहीं आता तो वो पुश्तैनी खजाने का सौदा बिल्कुल नहीं करता। आदमी ने बॉस ये की तरफ ऐसे देखा जैसे कोई डूबता इंसान सहारे की तलाश में हो। उसने हाथ जोड़कर विनती की कि वो सच बोल रहा है, इसमें कोई बहुत शक्तिशाली बात छुपी हुई है। बॉस ये थोड़ी देर के लिए शांत हो गए, जैसे उनका दिमाग हर पॉसिबिलिटी स्कैन कर रहा हो। सन्नाटे के बाद उन्होंने पूछा कि आखिर उस आदमी को इसके बदले में कितनी कीमत चाहिए। उसने दांत पीसते हुए सॉलिड निश्चय के साथ जवाब दिया कि उसे कम से कम 3 मिलियन रुपए चाहिए। 3 मिलियन से एक पैसा मंजूर नहीं होगा, क्योंकि अस्पताल के बिल भरने के लिए इतनी बड़ी रकम जरूरी है। बॉस ये ने एक बार फिर उस अजीब पत्थर की तरफ घूर कर देखा और उस जादुई वार्निंग को ठीक से याद किया। उस पत्थर ने बॉस ये के दिमाग में संदेश भेजा था कि अगर उन्होंने आलस में आकर उसे नहीं खरीदा तो पूरी जिंदगी पछतावा होगा। कुछ देर गहराई से विचार करने के बाद बॉस ये ने मन के अंदर आत्मविश्वास से हाँ में गर्दन हिला दी। उन्होंने निश्चय किया कि इस मौके को गंवाना बहुत बड़ी बेवकूफ़ी है, इसलिए वो इसे खरीद लेंगे और शांति से अध्ययन करेंगे। उन्होंने घोषणा कर दी कि डील तय हुई, 3 मिलियन मंजूर है। जैसे ही उन्होंने ये फैसला सुनाया, आसपास खड़ी भीड़ में जोरदार धमाका हुआ और सब बेचैन हो गए। हर कोई चिल्ला रहा था कि ये साधारण पत्थर 3 मिलियन में बिक गया। तभी एक एनपीसी मजाक उड़ाते हुए चिल्लाया कि वो भी कल एंटीक स्ट्रीट में आम पत्थर बेचने आएगा। उसने ताना मारा कि शायद इस अनाड़ी अमीर आदमी की तरह कोई और लल्लू आकर उसका साधारण सड़क वाला पत्थर भी उतने ही लाखों रुपए में खरीद लेगा। बॉस ये ने सटीक अंदाज में शांति से सबसे कहा कि कल तुम सबको सच में ठीक से समझ आ जाएगा कि इसकी इतनी कीमत क्यों चुकाई गई। अगली सुबह जब बॉस ये आराम से सो रहे थे, तभी अचानक उनका फोन तेज आवाज में बजा। उन्होंने आलस में पूछा कि आखिर ओल्ड जाओ इतनी सुबह क्यों परेशान कर रहा है। ओल्ड जाओ ने उत्साह से चिल्लाते हुए बताया कि भाई ये तुम बिस्तर पर सो रहे हो और डोइन पर वायरल हो चुके हो। तुम्हारा किस्सा आग की तरफ फैल चुका है। बॉस ये झटके से उठ बैठे और हैरानी से बोले, क्या सच में रातों रात वायरल हो गए? जल्द ही दोनों मिले तो जाओ ने पूछा कि भाई ये ने कचरे पर रकम क्यों उड़ाई? क्या उस आम पत्थर के अंदर सच में कोई अनोखी खासियत छुपी है या फिर उनसे किसी प्रकार की बहुत भयंकर गलतफहमी हुई है? बॉस ये शांति से बोले, असलियत टेस्टिंग के बाद ही सामने आएगी। ट्रेजर पवेलियन के बाहर लोगों की बड़ी भीड़ देखकर उनका दिमाग चकराया। जाओ ने मजाक में कहा, भाई ये अब सेलिब्रिटी बन चुके हैं। जेंग के चेहरे पर दुख साफ नजर आ रहा था। वो परेशान थे कि एक्सपर्ट्स को कुछ समझ नहीं आया, पर इसने 3 मिलियन दिए। क्या उन्होंने सच में अनमोल खजाना मिस करके भयंकर भूल की है? जेंग तेजी से आए और पूछा, क्या सच में पत्थर पर 3 मिलियन उड़ा दिए?
बॉस ये ने आराम से हाँ कहा और पूछा क्या गार्ड्स ने खबर नहीं बताई। जेंग को अचानक समझ आया कि दोनों बीमार नल्ले छुट्टी पर है। भीड़ चिल्लाने लगी, उस कीमती पत्थर को ठीक से जल्दी निकालो। जैसे ही पत्थर रखा गया, लोग ज्ञान पेलने लगे कि सड़क का कचरा है। थोड़ी देर बाद दो नामचीन एक्सपर्ट्स ने पत्थर का ठीक से बारीकी से स्कैन किया, पर आखिर में दोनों लाचार हालत में भीड़ के सामने बहुत ज्यादा निराश हुए। एक एक्सपर्ट ने कहा, भाई ये पैसे डूब गए क्योंकि इसमें कुछ अलग बात नहीं है। दूसरा बोला, क्राफ्टमैनशिप सड़क के पत्थर जैसी आम और बेकार है। लोग हीरो का मजाक उड़ाने लगे कि इंटरनेट वाले फेक सेलिब्रिटी लोग ऐसे ही नल्ले होते हैं। पर हमारे शांत बॉस ये ने सभी की बातों को इग्नोर करके जाओ से अपने भारी औजार मांगे और इस साधारण पत्थर को काटने का एक सॉलिड फैसला किया। ओल्ड जाओ का रिएक्शन तो ऐसा था जैसे किसी ने उनकी एबिलिटीज पर शक कर लिया हो। वो तुरंत अपनी पीठ सीधी करते हैं, अपना सीना चौड़ा करते हैं और एकदम ओवर कॉन्फिडेंट एनिमे कैरेक्टर की तरह कहते हैं कि एक मर्द कभी नहीं कहता कि वो कोई काम नहीं कर सकता। भाइयों, इस डायलॉग पर तो सच में हंसी आती है। मतलब पत्थर काटना है या कोई एपिक बॉस फाइट करनी है जो इतना एटीट्यूड दिखाया जा रहा है। ओल्ड जाओ अपनी छाती ठोकते हुए क्लेम करते हैं कि उन्होंने पिछले 20 सालों से प्रोफेशनली पत्थर काटने का काम किया है और ये टास्क उनके लिए बिल्कुल बच्चों का खेल है। हीरो बस एक हल्की सी मुस्कान देता है और शांति से कहता है कि ठीक है, बस आराम से काटना। लेकिन वहां खड़ी भीड़ का दिमाग पूरी तरह से सिस्टम हैंग होने की कगार पर था। उन्हें बिल्कुल समझ नहीं आ रहा था कि आखिर इस बेकार से पत्थर के अंदर ऐसा क्या हो सकता है। एक आदमी तो विश्वास ही नहीं कर पाता और जोर जोर से हंसने लगता है। वो कहता है कि अचानक से सब लोग पत्थर क्यों काटने लगे हैं? क्या वो किसी गलत एनिमे सेट पर आ गया है जहां प्लॉट आर्मर के नाम पर कुछ भी चल रहा है? वहां खड़ा एक और शख्स इस पूरी सिचुएशन को रोस्ट करते हुए चिल्लाता है कि ये सब जरूर स्क्रिप्टेड है। उसका मानना था कि एक साधारण से पत्थर के चबूतरे को काटने पर उसमें से कोई फूल थोड़ा ही निकल आएगा। एक और दर्शक अपना माथा सिकोड़ता है और कंफ्यूजन में बड़बड़ाता है कि आखिर किस तरह का ऑपरेशन चल रहा है। ये कोई जेड ओर यानी कीमती पत्थर की खान थोड़ी ही है। बॉस जेंग भी हमारे हीरो की तरफ अजीब नजरों से देखते हैं। उनका चेहरा ऐसा था जैसे किसी ने उनका लेवल डाउन कर दिया हो। वो पूछते हैं कि आखिर हीरो का मास्टर प्लान क्या है, पर हीरो अपनी ओवर पावर्ड वाइब्स देते हुए उन्हें रोकता है और कहता है कि उन्हें सब कुछ बहुत जल्द समझ आ जाएगा। हीरो एक्सप्लेन करता है कि जब इतने सारे बड़े एक्सपर्ट्स इस पत्थर में कुछ भी खास ढूंढने में नाकाम रहे तो इसका सीधा सा मतलब ये है कि इसकी असली खासियत इसकी सतह पर नहीं बल्कि इसके अंदर छुपी हुई है। ये सुनकर लगता है जैसे हीरो को कोई स्ट्रॉन्ग बफ मिल गया हो। उसने अपनी आंखें थोड़ी छोटी की और एक मिस्टीरियस टोन में आगे कहा कि इसके अंदर क्या है ये तो इसे काटने के बाद ही पता चलेगा। ये सस्पेंस किसी थ्रिलर से कम नहीं था। जैसे ही ओल्ड जाओ की कटिंग मशीन उस आम से दिखने वाले पत्थर से टकराती है, एक अजीब सा झटका लगता है। ओल्ड जाओ के हाथ अचानक से बुरी तरह से कांपने लगते हैं, जैसे किसी ने उनके कैरेक्टर पर कोई पैरालिसिस का स्पेल कास्ट कर दिया हो। वो हकलाते हुए चिल्लाते हैं कि सच में इस पत्थर के अंदर कुछ है। उनका रिएक्शन देखकर वहां मौजूद पूरी भीड़ किसी झुंड की तरह आगे बढ़ती है। सबकी आंखें फटी की फटी रह जाती हैं और उनका मुंह खुला रह जाता है। एक शख्स तो जोर से चिल्लाता है कि आखिर उसकी आंखें ये क्या देख रही हैं। वहां जो चीज पत्थर के अंदर से निकल रही थी, क्या वो सच में एक इंपीरियल जेड सील थी? एक और दर्शक हैरानी से कहता है कि एक पत्थर के चबूतरे के अंदर जेड सील कैसे छुपाई जा सकती है। ये लॉजिक तो किसी थर्ड क्लास इसेकाई एनिमे के प्लॉट से भी ज्यादा अजीब लग रहा था। बॉस जेंग, जिन्होंने पहले इस पत्थर को बेकार समझकर रिजेक्ट किया था, उनका चेहरा पछतावे से बिल्कुल सफेद पड़ चुका था, बिल्कुल किसी ऐसे छोटे विलन की तरह जिसका मास्टर प्लान फेल हो गया हो और अब उसकी पेटी बनने वाली हो। बॉस जेंग को एहसास होता है कि उस साधारण से पत्थर के अंदर सच में एक बड़ी जेड सील छुपी हुई थी और इस बात का अंदाजा कोई सपने में भी नहीं लगा सकता था। सबसे ज्यादा दुख की बात तो उनके लिए ये थी कि उन्होंने अपने ही हाथों से इस नायाब खजाने को बार बार ठुकरा दिया था। सच कहें तो इस पर्टिकुलर सीन में बॉस जेंग का पछतावा देखकर एक अजीब सा सुकून मिलता है, जैसे किसी घमंडी एनपीसी का आखिरकार टिकट कट ही गया हो। हमारा हीरो भी पत्थर के अंदर से ऐसी जेड सील को निकलता देखकर अंदर ही अंदर सच में हैरान हो जाता है। उसे भी ऐसी उम्मीद नहीं थी कि उस पत्थर के अंदर एक इतनी बड़ी और ऐसी शानदार जेड सील निकलकर सामने आएगी। हीरो अपने दिमाग में सोचता है कि पता नहीं ये रेयर जेड सील आखिर किस सम्राट की होगी। फिर वो बिना वक्त बर्बाद किए तुरंत वहां मौजूद उन एक्सपर्ट्स की तरफ मुड़ता है और एक कूल एटीट्यूड के साथ कहता है कि लगता है उन दोनों को एक बार फिर से तकलीफ देनी पड़ेगी ताकि वो इस बात की पुष्टि कर सकें कि ये जेड सील असली है या फिर नकली। दोनों एक्सपर्ट्स भी बिना कोई वक्त गवाए बहुत ही गंभीरता से अपना सर हिलाते हैं और तुरंत कहते हैं कि उन्हें इस काम में कोई परेशानी नहीं है। इसी बीच ओल्ड जाओ हैरानी से घूरता है। वो पूछता है कि क्या हीरो को पहले से मालूम था? हीरो अंदर ही अंदर मजबूर हंसी हंसता है। क्या उसके पास कोई स्कैन करने वाला सिस्टम है? असलियत में तो उस पत्थर ने खुद दिमाग में उसको आवाज लगाई थी कि नहीं खरीदा तो पछताएगा, पर ये राज खोल नहीं सकते वरना लोग पागल समझेंगे। हीरो ने प्लॉट आर्मर का यूज करते हुए झूठ बोला कि सेलर इसे अनमोल फैमिली एयरलूम बता रहा था, इसीलिए रिस्क लिया। बाकी एनपीसी तुरंत इस झूठ पर विश्वास कर लेते हैं। थोड़ी देर तक टेस्ट करने के बाद एक्सपर्ट अनाउंस करता है कि जेड सील बिल्कुल असली है।
ये किंग राजवंश की क्यान लॉन्ग युग की व्हाइट जेड फ्लड ड्रैगन मिंग जी हॉल सील है। एक आदमी हैरान होकर कहता है, क्या ये इंपीरियल अथॉरिटी की सुप्रीम सील है? एक्सपर्ट समझाता है कि नहीं, ये क्यान लॉन्ग ने अपने दादा कांगसी की याद में बनवाई थी। अब बॉस जेंग का पूरा दिमाग हैंग हो गया था। उनका पछतावा देखकर एक एनपीसी जोर से हंसा और बोला, बहुत बढ़िया हुआ तुम्हारे साथ। वहीं एल्डर गौरो आगे आकर रिवील करती हैं कि ऐसी ही एक सील पहले 120 मिलियन में बिकी थी। ये वाली और रेयर है, इसीलिए इसकी ओरिजिनल वर्थ कम से कम 150 मिलियन जरूर होगी। ये सुनते ही भीड़ का दिमाग फट गया। एक एनपीसी बोला कि उसके घर पर भी वैसा ही पत्थर है, अभी काटूंगा। तभी म्यूजियम के डायरेक्टर गू आते हैं और ऑफर देते हैं, वो हीरो को नुकसान नहीं होने देंगे, सीधा 150 मिलियन कैसा रहेगा। ये सुनकर हीरो अपनी कैलकुलेशन शुरू करता है। ये सुनकर हमारे हीरो का दिमाग एक सुपर कंप्यूटर की तरह तेज चलने लगता है। हीरो अपने दिमाग के इंटरनल सिस्टम में कैलकुलेशन करता है कि अगर इस रेयर जेड सील को आम ऑक्शन में भेजा जाए तो ये आसानी से 200 मिलियन के आसपास बिक जाएगी, लेकिन वहां पर टाइम बहुत ज्यादा लगता है और यहां पर बिना किसी इंतजार के तुरंत 150 मिलियन मिल रहे हैं। टेक्निकली रूप से देखा जाए तो हीरो को अभी भी बहुत बड़ा प्रॉफिट हो रहा था। इस कैलकुलेशन को प्लॉट आर्मर का हिस्सा समझकर हीरो बिना किसी झिझक के तुरंत हाँ में अपना सर हिलाता है और डील पक्की कर देता है। डायरेक्टर गू की खुशी का तो कोई ठिकाना ही नहीं रहता। वो किसी खुश मिजाज एनपीसी की तरह जोर से हंसने लगते हैं। वो हीरो की सीधी और साफ बात करने की आदत की तारीफ करते हैं और तुरंत पैसा ट्रांसफर करने के लिए तैयार हो जाते हैं। वहीं दूसरी तरफ वहां खड़े ओल्ड जाओ अपनी चमकती हुई हैरान आंखों से हीरो को ऐसे घूर रहे थे जैसे उन्होंने कोई सदियों पुराना जादू देख लिया हो। ओल्ड जाओ का रिएक्शन किसी भी टिपिकल साइड कैरेक्टर की तरह था, जो मेन कैरेक्टर की तगड़ी और ओपी पावर देखकर बिल्कुल दंग रह जाता है। वो हीरो की तारीफ करते हुए बड़बड़ाते हैं कि ये बंदा तो बिल्कुल विश्वास करने लायक नहीं है। सिर्फ 3 मिलियन के बेकार पत्थर को हीरो ने अपनी ओपी एबिलिटी का इस्तेमाल करके सीधा 150 मिलियन की नायाब और कीमती जेड सील में बदल दिया। ये तो किसी चीट कोड की तरह लग रहा था। ओल्ड जाओ इतने पर ही नहीं रुकते, वो हीरो से पूछने लगते हैं कि आखिर वो उन्हें कब अपने साथ किसी खजाने की खोज पर लेकर जाएगा। हीरो बड़ी ही शांति से समय देखता है और एक हल्की मुस्कान के साथ कहता है कि अभी तो काफी वक्त बाकी है, इसलिए वो लोग अभी तुरंत इस नए मिशन पर निकल सकते हैं। ज्यादा वक्त नहीं बीतता और हमारा हीरो एक नए मार्केट में टहल रहा होता है। तभी अचानक से एक और अजीब सी आवाज हीरो के दिमाग में दोबारा गूंजने लगती है। हीरो का मिस्टीरियस सिस्टम फिर से एक नई नोटिफिकेशन देता है। वो आवाज कंफ्यूज होकर बड़बड़ा रही थी कि इस किताब के साथ क्या चल रहा है। ये सुनकर हीरो एक पल के लिए झटका खाता है और फ्रीज हो जाता है। उसने अपनी नजरें नीचे घुमाई तो देखा कि उसके ठीक सामने एक बिल्कुल आम आधुनिक जमाने की किताब रखी हुई थी। देखने में वो किताब इतनी साधारण थी कि कोई भी उसे कचरा समझ ले। दिमाग के अंदर आने वाली वो सिस्टम आवाज लगातार इस बात पर हैरानी जता रही थी कि ये किताब मॉडर्न टाइम्स में पब्लिश हुई थी, लेकिन फिर भी इसकी कीमत 100 मिलियन से ज्यादा बता रही थी। ये इलॉजिकल बात आवाज को बिल्कुल समझ नहीं आ रही थी। ये सुनकर हीरो की आंखें छोटी हो जाती हैं। एक मॉडर्न बुक और उसकी कीमत 100 मिलियन से ज्यादा, ये तो किसी सस्ते एनिमे का क्रिंज प्लॉट लग रहा था, जहां बिना सेंस की चीजें ओवर पावर बन जाती हैं। हीरो ने पहली बार ऐसी अजीब और बिना लॉजिक वाली चीज का सामना किया था। उसने दिमाग में फैसला लिया कि अभी इस लॉजिक को छोड़ते हैं और इस किताब को खरीदकर बाद में फुर्सत से इसकी अच्छी तरह से स्टडी करेंगे। तभी हीरो ने स्टॉल के मालिक की तरफ देखा और पूछा कि इस किताब की आखिर क्या कीमत है। स्टॉल मालिक ने एक आलसी एनपीसी के अंदाज में कैजुअली जवाब दिया कि इस किताब की कीमत सिर्फ 30 युआन है। हीरो ने तुरंत डील फाइनल करते हुए हाँ बोल दिया। ये देखकर पास खड़े ओल्ड जाओ का दिमाग कंफ्यूज हो गया। ओल्ड जाओ पूछते हैं कि क्या वो लोग सच में किसी खजाना ढूंढने के बड़े क्वेस्ट पर नहीं आए थे, तो फिर अचानक से हीरो ने ऐसी कचरा जैसी किताब क्यों खरीद ली। उन्हें लगा शायद ये कोई आउट ऑफ प्रिंट एडिशन है। तभी पास खड़ा एक रैंडम आदमी इस क्रिंज सीन पर मॉक करते हुए हंसने लगता है। वो चिल्लाता है कि आउट ऑफ प्रिंट एडिशन की तो पेटी बना दी गई है। ऐसे कचरे की कीमत आम बुक स्टोर में सिर्फ 10 युआन होती है और अगर हीरो चाहे तो वो उसके लिए पूरा ट्रक भरकर ऐसी बेकार किताबें ला सकता है। लेकिन ओल्ड जाओ का दिमाग अभी भी कुछ अलग ही सोच रहा था। ओल्ड जाओ हीरो से पूछते हैं कि क्या उसने फिर से किसी छुपाए हुए खजाने को अपनी ओपी नजरों से देख लिया है, क्योंकि ये आम सी किताब साधारण नहीं लग रही थी। बॉस जेंग आंखों में क्यूरियोसिटी के साथ हीरो से रिक्वेस्ट करते हैं कि वो राज खोल दें ताकि सब सीख सके। हीरो मजबूरी में अपना सर हिलाता है और सोचता है कि सच्चाई ये है कि उसे खुद इस बेवकूफी का कोई आइडिया नहीं था। ये किताब साल 2026 में छपकर बाहर आई थी, तो फिर इसकी कीमत अचानक 100 मिलियन कैसे हो सकती है। हीरो उसके पन्ने पलटने लगता है और खुद से कहता है कि ये एंटीक तो बिल्कुल नहीं है। तभी अचानक हीरो की नजरें एक अजीब पेज पर रुक जाती हैं जहां रैंडम नंबर्स और लेटर्स प्रिंट थे। हीरो मत्था सिकोड़ता है। क्या बड़ा राज इन्हीं नंबर्स में था?
बॉस जेंग तुरंत आगे झुकते हैं और पूछते हैं कि क्या अंदर कोई खजाना दबा है। ओल्ड जाओ पूरे कॉन्फिडेंस से सर हिलाते हैं कि इसमें कुछ तो जरूर होगा। पास खड़ा आदमी अभी भी मजाक उड़ा रहा था कि ऐसी फटी पुरानी किताब में क्या खजाना होगा, पर हीरो अपनी फोकस एबिलिटी से उन स्ट्रेंज नंबर स्ट्रिंग को घूरता है। उसे अचानक याद आता है कि ये कॉम्बिनेशन उसने पहले भी देखा था। तभी पास से एक अनजान आदमी आकर किताब को सीधा घूरने लगता है। वो कहता है कि उसे इस किताब में बहुत दिलचस्पी है, क्या हीरो कीमत बताकर उसे बेचेगा। हीरो तुरंत अलर्ट होता है। उसने नोटिस किया कि ये शख्स पहले वहां खड़ा था पर तब इंटरेस्ट नहीं दिखाया। जैसे ही हीरो ने कोड्स वाला पेज खोला, उस आदमी ने इंटरेस्ट दिखाया। हीरो को समझ आया कि इन नंबर्स के पीछे बहुत बड़ी गेम है। हीरो अपना ओपी दिमाग लगाकर उससे कहता है 10,000। आदमी पैनिक करके गलती से बोलता है 100 मिलियन, फिर गलती सुधारता है और कहता है क्या किसी ने एक किताब के लिए 100 मिलियन दिए हैं। हीरो शांति से कहता है कि क्या किसी ने 30 युआन की बुक के लिए 10,000 दिए हैं, और इस किताब का सिस्टम खुद कहता है ये 100 मिलियन की है। आदमी सीरियस होकर 1 मिलियन ऑफर करता है। ये सुनकर भीड़ का सिस्टम हैंग हो जाता है। भीड़ में से एक एनपीसी चिल्लाने लगा कि छोटे भाई, इस बार तुम्हारे हाथ कुबेर का खजाना लग गया है, देर मत करो, जल्दी बेचो। तभी हीरो के बगल में खड़े ओल्ड जाओ के चेहरे पर अजीब शिकन आती है। ओल्ड जाओ पहली बार दिमाग यूज करते हुए सीरियस होकर कहते हैं कि उन्हें लग रहा है कि ये आदमी उनके नए खजाने को चुराने की कोशिश कर रहा है। फिर वो उस किताब को शक भरी नजरों से घूरते हैं। आखिर 30 युआन की बेकार किताब के लिए कोई 1 मिलियन थोड़ी देगा। बॉस जेंग ने भी इस बात पर अपना सिर हिलाया। पहली बार ओल्ड जाओ का लॉजिक ठीक था, लेकिन समझ नहीं आ रहा था कि किताब में ऐसी कौन सी ओवरपावर्ड चीज छुपी थी। हीरो सीधा उस आदमी की आंखों में देखता है और चालाक मुस्कान देता है। हीरो समझ गया था कि इस आदमी का इंटरेस्ट किताब में नहीं बल्कि पन्नों पर छपे अजीब कोड्स में है। हीरो कहता है, लगता है तुम्हें किताब नहीं, अंदर लिखे लेटर्स और नंबर्स चाहिए। ये सुनते ही उस आदमी की आंखें छोटी हो जाती हैं। अंदर ही अंदर उस आदमी का सिस्टम क्रैश होने लगता है और वो पैनिक करता है। वो खुद को कोसता है कि उसने लालच जल्दी दिखा दी। अब एक ही रास्ता था, हीरो को बातों में उलझाकर किताब के आगे के पन्ने पलटने पर मजबूर करना। उसने दिमाग में इरादा किया कि आज इस किताब की पेटी बनाकर रहेगा, लेकिन डर छुपाते हुए उसने झूठी मुस्कान बनाई और ट्रैप बिछाते हुए कहता है कि क्यों ना हीरो उसके लिए किताब के आगे के पन्ने पलट दे ताकि कंफर्म कर सके कि ये वही एग्जैक्ट वर्जन है। ये क्रिंज ट्रैप था, लेकिन इससे पहले हीरो कुछ करता, किताब ने खुद हीरो के दिमाग में चिल्लाकर तगड़ी वार्निंग दे दी। उस ओपी किताब की सिस्टम आवाज ने हीरो से कहा कि इसकी बात ना सुने। अगर इसने आगे के पन्ने देख लिए तो किताब की 100 मिलियन से ज्यादा की वैल्यू गायब हो जाएगी। हीरो ने अंदर ईविल लाफ दी और सोचा कि ये एनपीसी क्या उसे बेवकूफ समझता है। हीरो को उसकी प्लानिंग समझ आ चुकी थी कि वो आगे वाले कोड्स देखना चाहता है। आदमी बेचारा बनने का नाटक करके कहता है कि हीरो ने उसे गलत समझा है। वो प्रवोक करता है कि विश्वास नहीं तो खुद आगे के पन्ने चेक कर लो। हीरो क्यूरियस था, इसलिए उसने पन्ने आगे पलटे। आगे के पन्ने पर नंबर्स और लेटर्स की एक और स्ट्रिंग छपी थी। ये देखते ही आदमी की सांसें भारी हो गई, जैसे बड़ा बफ मिल गया हो। वो तुरंत कहता है कि इन कोड्स को जोर से पढ़ो ताकि डिसाइफर करने में मदद कर सके। ये सुनते ही हीरो को हंसी आई। हीरो को अच्छी तरह पता था कि आदमी क्या करना चाहता है। वो सोचता है कि इस आदमी को चोरी करने के लिए और एक्सपीरियंस पॉइंट्स चाहिए। ठीक उसी पल हीरो के दिमाग में तार जुड़ने लगते हैं और लॉजिक क्लिक करता है कि ये अजीब लेटर्स और नंबर्स असल में बिटकॉइन के पब्लिक कीज थे। हीरो की आंखें छोटी होती हैं क्योंकि उसे याद आता है कि उसने ऐसे स्ट्रिंग्स पहले देखे थे। उसने चेक किया था कि उस अकाउंट में पूरे 188 बिटकॉइंस मौजूद थे। ये याद आते ही हीरो की धड़कन स्पीड पकड़ लेती है। कैलकुलेशन क्लियर था, अगर आगे वाली स्ट्रिंग प्राइवेट की हुई और किताब सेफ रही तो 100 मिलियन का प्रॉफिट तय था। आदमी गंभीरता से कहता है कि हीरो बस कीमत बताए। इससे पहले हीरो जवाब देता, ओल्ड जाओ ओवर एक्साइटेड होकर आगे कूद पड़ता है। ओल्ड जाओ राज खोल देता है कि अंदर जो स्ट्रिंग्स है वो बिटकॉइन के पब्लिक कीज हैं और अकाउंट में 188 बिटकॉइंस हैं। ओल्ड जाओ की हरकत ने सीन का सस्पेंस खत्म कर दिया और भीड़ का माहौल गर्म हो गया। सबकी आंखें फटी रह गईं, लेकिन हमारा हीरो शांत खड़ा रहा और अपना सिर ना में हिला दिया। हीरो ने शांति से जवाब दिया कि माफ करना, पर वो किताब बेचने का इरादा नहीं रखता। हीरो का रिजेक्शन सुनते ही आदमी ने ऑफर बढ़ा दिया। वो नई चाल चलते हुए कहता है कि किताब अकेले तुम्हारे किसी काम की नहीं है, तो 3 मिलियन कैसा रहेगा। 3 मिलियन सुनकर सबका दिमाग हैंग हो गया। आदमी कहता है कि उसे मालूम है हीरो खजाने ढूंढने आया था और इनकार करने का लॉजिक यही है कि ऑफर कम लग रहा है। वो अश्योर करता है कि हीरो कोई भी कीमत मांग सकता है। हीरो आदमी के चेहरे को स्कैन करके समझ चुका था कि उसे स्ट्रिंग्स की असली वैल्यू और बिटकॉइन के बारे में पता था। कुछ सेकंड शांति के बाद आदमी ने हार मानते हुए निराश सांस छोड़ी। उसने सीधे स्वीकार कर लिया कि लगता है हीरो को पहले से पता चल चुका था कि वो अजीब कैरेक्टर्स असल में क्या थे। जब पोल खुली चुकी थी तो उसने बातों को घुमाना बंद कर दिया। आदमी ने स्ट्रिंग्स की तरफ इशारा करके भीड़ को समझाना शुरू किया कि वो कैरेक्टर्स असल में बिटकॉइन के पब्लिक की एड्रेसेस थे।
फिर हीरो से थोड़ा कॉन्डेसेंडिंग टोन में बोलता है कि शायद हीरो को बिटकॉइन सिस्टम की जानकारी नहीं होगी, इसलिए वो एक्सपर्ट की तरह इस सिचुएशन को ब्रीफली एक्सप्लेन करना चाहता था। हमारे हीरो ने एक प्रो एक्टर की तरह कुछ देर गहरी सोच में डूबे रहने का नाटक किया और फिर भोलेपन से अपना सिर हाँ में हिला दिया। हीरो ने एक्सेप्ट किया कि उसे सच में इन क्रिप्टो कॉन्सेप्ट्स के बारे में मालूम नहीं है और उस आदमी को अपनी बात आगे रखने को कहा। जैसे ही हीरो ने परमिशन दी, वो आदमी एक ट्यूटोरियल एनपीसी की तरह बोलने लगा। उसने डिटेल में एक्सप्लेन किया कि बिटकॉइन की टेक्नोलॉजी दोनों पब्लिक कीज और प्राइवेट कीज का इस्तेमाल करती है। जो अजीब स्ट्रिंग हीरो ने किताब के आगे वाले पन्नों पर देखी थी, वो असल में पब्लिक की होती है। इस पब्लिक की सबसे बड़ी एबिलिटी ये होती है कि कोई भी इसका इस्तेमाल करके किसी भी अकाउंट के अंदर लॉगिन कर सकता है और हिस्ट्री चेक कर सकता है, जिसमें ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड्स और अकाउंट के अंदर स्टोर किए गए टोटल बिटकॉइन की गिनती शामिल होती है। ये डिटेल सुनते ही हीरो ने आंखें छोटी की। हीरो उस आदमी से सीधा क्वेश्चन करता है कि तो क्या उसके कहने का मतलब ये है कि उसने इस पब्लिक की से जुड़ी जानकारी पहले ही चेक कर ली थी? उस आदमी ने ईमानदारी से अपना सिर हाँ में हिलाया और कॉन्फिडेंटली बोला कि उसने सब चेक कर लिया था। उस अकाउंट के अंदर सच में पूरे 188 बिटकॉइन स्टोर थे और आज के रेट के हिसाब से उनमें से हर एक बिटकॉइन की कीमत $70,000 थी। ये सुनते ही सबका दिमाग चकरा गया। उस आदमी ने तुरंत अपनी बात आगे रखते हुए कहा कि ये सिर्फ वो जानकारी थी जो आम पब्लिक की के जरिए आसानी से देख सकते थे। पर वो चालाक आदमी आगे समझाता है कि ये सिर्फ पब्लिक की डिटेल है। बिटकॉइंस निकालने के लिए प्राइवेट की सख्त जरूरत होती है। बिना प्राइवेट की के कोई अकाउंट देख सकता है पर असेट्स कभी नहीं निकाल सकता। फिर वो किताब की तरफ इशारा करके कहता है कि इसमें सिर्फ पब्लिक की मौजूद है, प्राइवेट की सच में एग्जिस्ट करती है या नहीं किसी को नहीं पता। हीरो तुरंत चाल समझकर कहता है कि तो इसका मतलब सामने वाला व्यक्ति एक ऐसी पॉसिबिलिटी खरीद रहा है जिसमें रिस्क है। आदमी तुरंत हाँ में सिर हिलाता है। तभी हीरो आराम से जवाब देता है कि ओ, पर उसे ये पहले से पता है। आदमी का चेहरा सफेद पड़ता है जैसे किसी ने उसका बफ छीन लिया हो। वो हैरानी से पूछता है कि क्या हीरो सच जानता है? हीरो मुस्कुराकर बताता है कि किताब में आगे एक और पन्ना है जहां एक और स्ट्रिंग छपी हुई है। आदमी की धड़कन तेज हो जाती है, लेकिन उसके रिएक्ट करने से पहले एक रैंडम एनपीसी ने हीरो को टोक दिया। वो एक्स्ट्रा लॉजिक लगाते हुए कहता है कि रुको भाई, अगर आगे दूसरी स्ट्रिंग मौजूद है तो पक्का विश्वास कैसे होगा कि वो प्राइवेट की ही है? क्या पता बेकार पब्लिक की हो? जब तक एक्चुअली लॉगिन ना करें किसी को नहीं पता चलेगा। हीरो सिर हिलाकर मानता है कि इस बंदे की बात में दम है। उस आदमी को अचानक एक ओपनिंग मिलती है और वो जल्दबाजी में 10 मिलियन का ऑफर फेंकता है, पर कंडीशन रखता है कि ये ऑफर सिर्फ अभी के लिए है, स्ट्रिंग वेरीफाई करने से पहले। फिर वो सीरियस होकर कहता है कि अगर हीरो राजी हो तो ट्रांजैक्शन तुरंत कंप्लीट होगी। 10 मिलियन सुनते ही भीड़ पागल हो जाती है। भीड़ से एडवाइस आती है। एक शख्स कहता है उसकी जगह कोई और होता तो पक्का टिकट कटाकर बेच देता। दूसरा एनपीसी आर्ग्यू करता है कि क्या पता आगे वाली स्ट्रिंग प्राइवेट की है या नहीं। एक और चिल्लाता है कि फर्क नहीं पड़ता वो रियल है या नहीं, ठग 10 मिलियन दे रहा है, 1 मिलियन में ही पेटी बन जाती। हीरो सोचता है कि 10 मिलियन सच में आकर्षक है। अगर ओपी सिस्टम से असली वैल्यू ना पता होती तो शायद हीरो बेच देता, लेकिन हीरो ऐलान करता है कि 10 मिलियन आकर्षक हैं, पर वो सब खजाना ढूंढने आए थे। तो हीरो एक गैम्बल और खेलेगा। वो कहता है कि सभी क्यूरियस हैं तो हीरो पब्लिकली अकाउंट में लॉगिन करके दिखाएगा। ये सुनकर माहौल शांत हो जाता है। ओल्ड जाओ घबराहट में पूछते हैं कि क्या वो सच में प्राइवेट की थी। बॉस जैंग भी बेचैन होकर राज खोलने को कहते हैं। हीरो स्लोली अपना सिर उठाता है और ग्रिंड फेस के साथ कहता है कि लॉगिन सक्सेसफुल रहा। वो ऐलान करता है कि अंदर पूरे 188 बिटकॉइंस मौजूद हैं। भीड़ जोर से एक्सप्लोड करती है। ओल्ड जाओ एडमिरेशन से कहते हैं कि हीरो सीरियसली इंसेन है, वहां कोई और 10 मिलियन में डील पैक कर देता। एक एनपीसी इमोशनल होकर कहता है कि 30 युआन की किताब 100 मिलियन में बदल गई, बुक स्टोर वाला तो पक्का रोएगा। वो आदमी केयरफुली पूछता है कि क्या बेचने का कोई प्लान नहीं। हीरो इनकार करते हुए मुस्कुराता है, माफी चाहूंगा, फिलहाल इसे बेचने का कोई विचार नहीं है। लेकिन दोस्तों, ये स्टोरी यहां एंड नहीं होती है, इसका नेक्स्ट पार्ट भी आने वाला है। तब तक कमेंट में लिखो नेक्स्ट पार्ट और इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना।